Hello everyone. We have completed our प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया था। वाइस प्रेसिडेंट के हमने पावर्स और फंक्शंस भी कंप्लीट कर लिए थे। प्रेसिडेंट की पावर्स एंड फंक्शन को हम लोग डिटेल में समझेंगे, सारी वन बाय वन डिटेल में समझेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो देन वी हैव टू कंप्लीट इट। हाँ जी, वी हैव टू कंप्लीट वन बाय वन, एंड उसमें मैं आपके प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सबको डिटेल में समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो यू हैव टू बियर फॉर मी। आपको थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, बट अगर एक बार कंप्लीट कर लेंगे देन यू विल गेट क्लेरिफिकेशन ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो इसको बेसिक अगर इसमें डिवाइड किया जाए तो एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एग्जीक्यूटिव पावर, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर करते हैं। मैंने आपको पहले बताया है, जो आपका प्रेसिडेंट होता है, इट्स अ हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट होता है, सारे स्टेट्स का हेड होता है। तो उसका पहला तो इसके लिए सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन जितने भी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो उनके नाम पे लिए जाते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर, कि जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा वो रूल्स स्पेसिफाई बना सकता है, उसके किस हिसाब से उसके ऑर्डर उसके नाम पे लिए जाएंगे, किस हिसाब से उनका ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं उसके नाम पे किस हिसाब से लिए जाएंगे, उसको उसके लिए रूल्स बना सकता है। ठीक है, ही कैन मेक रूल्स स्पेसिफाइंग द मैटर इन विच द ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेड एग्जीक्यूटेड इन हिज नेम शैल बी ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, वो अपने हिसाब से बना सकता है रूल्स कि उनके नाम पे किस तरीके से ऑर्डर्स और अदर इंस्ट्रूमेंट लिए जाएंगे या एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, ही कैन मेन रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड एलोकेशन ऑफ सेट बिजनेस अमंग द मिनिस्टर्स। इसका मतलब है कि जो मिनिस्टर्स का काम होता है, जो बिजनेस होता है, गवर्नमेंट का जो बिजनेस होता है, उसका एलोकेशन करने के लिए वो रूल्स बना सकता है। उस जो बिजनेस है उसको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में कैसे डिवाइड करना है, उसका भी एलोकेशन प्रेसिडेंट कर सकता है। ठीक है, ये किसके एडवाइस पे करता है ये सब? प्रेसिडेंट कोई भी स्पेसिफिक जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो मैं बताऊंगा, बट ये सारी जो भी फंक्शंस होते हैं, सारी के सारे फंक्शन होते हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस में करता है। वो अब मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा, कौन से आर्टिकल्स के अंडर में आता है वो। और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वही एडवाइस करता है, उसी के एडवाइस पे वो काम करता है। ठीक है, ओके। तो जो ये ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस के लिए और एलोकेशन के लिए ही कैन मेक द रूल्स कि किस बेसिस पे उसका होगा। ठीक है, नाउ कम्स ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर्स होते हैं, दे रिप्रेजेंट द रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं और वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, वो रियल में एग्जीक्यूट करते हैं, वो रियल में रिप्रेजेंट करते हैं रियल गवर्नमेंट को। ठीक है, अभी आपके इलेक्शंस जो होते हैं, जैसे एमपीज के जो आपके लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, उसमें आप पार्लियामेंट्रियन को भेजते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्रियन मतलब वो लोग वो लोग रूल बनाते हैं, मतलब लेजिस्लेचर का काम करते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट में जाते हैं, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं इलेक्ट होके जाते हैं। जो लोकसभा के मेंबर इलेक्ट होके गए हैं उसमें से, या राज्यसभा के किसी मेंबर से, किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है, बट वो प्राइम मिनिस्टर को मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी विद इन 1 मंथ, या फिर जो भी स्पेसिफाइड पीरियड प्रेसिडेंट बोलेगा उसके पीरियड में उसको मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी पार्लियामेंट में। ठीक है, मेजोरिटी मतलब टोटल जितनी भी है आपकी स्ट्रेंथ है उसके 50% से ज़्यादा लोग उसको सपोर्ट करने होंगे, करेंगे, तभी वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे रह सकता है, अदरवाइज उसको रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट देखता है कि किसके पास फुल मेजोरिटी है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है जिसके पास फुल मेजोरिटी है। अगर उसका मेजोरिटी है तो उसका जो लीडर है, वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज खुद से डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा लीडर होगा। ठीक है, वो जो एमपीज आपके आए हैं इलेक्ट होके, वो अपने में बताएंगे कौन सा हमारा लीडर है, उस लीडर को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, उसको ओथ देगा अपना, और अब सिक्रेसी ओथ ऑफ ऑफिस और सिक्रेसी मैं आप बाद में बताऊंगा कैसे होता है, तो वो दिलाएगा। फिर प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा कि किसको किसको मिनिस्टर बनाना है। ठीक है,
वो प्राइम मिनिस्टर, अगर मिनिस्टर जिसको इसको बताएगा उसकी लिस्ट देगा प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे करता है कि जो मेजोरिटी में है, जो मेजोरिटी प्रूव कर सकता है उसका अपॉइंट करेगा। बट अगर मेजोरिटी नहीं होती है उसका, उस टाइम पे भी किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, बट उसको मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। अगर मेजोरिटी प्रूव नहीं करता है तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, ठीक है, उसको रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होने के बाद में वो बताएगा कि किसको किसको मिनिस्टर्स बनाना है, फिर प्रेसिडेंट उन सबको मिनिस्टर्स बनाएगा, ठीक है। ही दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द हिज प्लेजर। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग ही करेगा, जब वो चाहे उसको रिजाइन कर सकता, नहीं, जब तक वो लोग मेजोरिटी उनकी है पार्लियामेंट लोकसभा में, तब तक वो लोग अपॉइंट हो सकते हैं, उनको प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता, ठीक है। बट अगर उनको हटाना है तो उसका साइन होगा, उस पर सफिशियंट है, वो हटा सकता है, उसके लिए कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। जैसे हमने प्रेसिडेंट रिमूवल के लिए इम्पीचमेंट देखा है, यूपीएससी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो हमने देखा कि एक फॉर्मल प्रोसीजर है, हाई कोर्ट के जजेस को रिमूवल के लिए भी हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए प्रोसीजर, वो प्रोसीजर की जरूरत नहीं है वहाँ पे, उसका साइन हो गया बस वो रिजाइन कर देंगे करके। बट वही है, इसमें एक ही कंडीशन लगी हुई है कि जब तक मेजोरिटी है उनके पास में तब तक वो रिजाइन नहीं कर सकता या उसको हटा नहीं सकता, ठीक है। देन कम्स ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हमें पता है, और अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये ऑलरेडी हमने बताया हुआ। सीएजी को अपॉइंट करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, अदर कमिश्नर्स को, और चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एंड मेंबर्स, इनको अपॉइंट करता है, ये सब ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, ठीक है। ही कैन सीक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन, प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन प्राइम मिनिस्टर। मतलब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, प्राइम मिनिस्टर act as a channel of communication between president and council of ministers, ठीक है। प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एज ए चैनल, कम्युनिकेशन चैनल की तरह काम करता है। मतलब अगर प्रेसिडेंट की गवर्नमेंट होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है प्रेसिडेंट की गवर्नमेंट बोली जाती है, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट उसको बोलता है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर को बोलेगा, प्राइम मिनिस्टर फिर वो इन्फॉर्मेशन निकाल के प्रेसिडेंट को प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी भी होती है कि प्रेसिडेंट को सारी इन्फॉर्मेशन देना कि एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से क्या क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं या क्या क्या रिकमेंडेशन है। इवन जो आपके लेजिस्लेचर, जो आपके लॉ बनाने के लिए जो लॉ बिल्स प्रपोज किए जाते हैं, उनका भी इंफॉर्मेशन देना प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। इसके अलावा उसको प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में समझू बताएंगे करके कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस होती है वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस होती है वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे, बट वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर आनी चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस होगी, एडेड एडवाइस जो होगी, दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द प्राइम मिनिस्टर, बट ही कैन फॉर वंस, एक बार, सिर्फ एक बार के लिए वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है कि आपने जो एडवाइस दी है आपको रिकंसिडर करो, मुझे सही नहीं लग रही है, ठीक है। बट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वापस वो एडवाइस देता है तो प्रेसिडेंट के पास में कोई भी चॉइस नहीं है, उसको मानना ही पड़ेगा वो, ठीक है। तो सिर्फ एक बार रिकंसिडर करने के लिए भेज सकता है। ये क्या हुआ था, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये चीज कर दी गई थी कि कंपलसरी है, प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस है कंपलसरी माननी पड़ेगी। बट 44th अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें उन्होंने ये चीज़, इसमें ये एक नया क्लॉज ऐड किया कि रिकंसिडरेशन के लिए एक बार भेज सकता है प्राइम मिनिस्टर, बट अगर वो उसमें रिकंसिडरेशन के बाद में अगर उन्होंने बोला है वापस, प्राइम मिनिस्टर ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला है कि इसको एक्सेप्ट करना है, इस एडवाइस को मानना है, फिर वो मान सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस होती है, ये किसी कोर्ट में जाके नहीं कोई कोर्ट में लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता उसके अगेंस्ट में कि उन्होंने ऐसी एडवाइस दी इसलिए प्रेसिडेंट ने ऐसा काम किया, ठीक है। इसलिए कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है जो एडवाइस से टेंडर करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर आपको प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है। ही कैन अपॉइंट द कमीशन फॉर इन्वेस्टिगेशन टू द कंडीशन ऑफ SC ST अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। आई थिंक वी ऑल नो दैट। ही कैन अपॉइंट इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंटर एंड स्टेट रिलेशन कोऑपरेशन, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में जब मैं सेंटर स्टेट और सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट रिलेशंस की बात करूंगा, देन आपको इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बताऊंगा करके। अभी है कि उसका जो अपॉइंटमेंट करता है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। ये याद रखना, अभी इंटर स्टेट काउंसिल का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। ही डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट द यूनियन टेरिटरी थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम।
यूनियन टेरिटरी जो होती हैं वो डायरेक्टली यूनियन की टेरिटरी, यूनियन मतलब सेंटर की टेरिटरी होती हैं, ठीक है। और सेंटर का बॉस कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट इनको एडमिनिस्ट्रेट करता है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्ट्रेट करता है, डायरेक्टली नहीं करता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर बना देता है या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, एलजी जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करता है, ठीक है। He can declare any area as a scheduled area and has power with respect to administration of scheduled area and tribal areas. ये शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में हम लोग समझेंगे कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती है। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा उस टाइम पे कि किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकता है शेड्यूल एरिया, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो रूल्स हैं उसके रेस्पेक्ट में वो उसके पास में पावर्स होती है, ठीक है। दीज आर द एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हमने अभी तक समझी हैं इसको। नाउ इट्स अ लेजिस्लेटिव पावर। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। नाउ लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होंगे? लेजिस्लेटिव पावर मतलब लॉ से रिलेटेड बनाने के लिए पावर्स, ठीक है, जो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो पावर होती है, दैट्स अ लेजिस्लेटिव पावर। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो होती है, फंक्शन होता है, प्रेसिडेंट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिलके बनती है, तभी उसको पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिलके पार्लियामेंट बनती है। कैसे बनती है, क्या उसका रोल होता है, प्रेसिडेंट के क्या पावर्स होती हैं, उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे, ठीक है। पहला, ही कैन समन प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। ही कैन ऑल्सो समन, इसको समझेंगे। समन मतलब बुलाना, प्रोरोग मतलब खत्म करना, पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं इनको बुलाने का और इनको खत्म करने का पावर किसके पास में होता है? प्रेसिडेंट के पास में होता है। वो कभी कोई भी सेशन स्टार्ट होता है, प्रेसिडेंट बुलाता है कि अब ये सेशन अब से स्टार्ट होगा, और प्रोरोग मतलब जब सेशन खत्म करने होता है तब वो आपका प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है, ठीक है। बट प्रेसिडेंट यहाँ पे अपनी एडवाइस पे काम नहीं करता है। किसकी एडवाइस पे काम करता है? हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करता है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। जो मिनिस्टर्स बोल रहे हैं ना, उनकी काउंसिल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है। जो हमने बोला कि मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि इन मिनिस्टर्स को आपको अपॉइंट करना है, उन सभी मिनिस्टर को मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। और डिटेल में हम लोग बाद में समझेंगे, फर्स्ट हम लोग ये कंप्लीट कर देते हैं। तो समन करना और प्रोरोग करना पार्लियामेंट का, ये काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। और लोकसभा को डिसॉल्व करना, लोकसभा को डिसॉल्व करने का काम भी प्रेसिडेंट का होता है। लोकसभा को डिसॉल्व कब कर सकता है वो? जब मेजोरिटी जो आपकी गवर्नमेंट है उसकी मेजोरिटी खत्म हो जाए, या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, या फिर उसकी डेथ हो जाए, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे या प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए, तब वो लोकसभा को सॉरी यहाँ पे डेथ होने पे नहीं होगा। जब प्राइम मिनिस्टर उसको एडवाइस करे कि अभी डिसॉल्व कर दो लोकसभा को, तब वो कर सकता है, ठीक है। कौन कौन से केसेस में? जब किसी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी ना मिले और कोई प्रूव ना कर पाए, ठीक है, किसी पार्टी की मेजोरिटी ना हो, कोई प्रूव ना कर पाए, उस टाइम पे डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शन कराएगा। दूसरा, या फिर आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोलता है कि अभी डिसॉल्व कर दो, इसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, तब वो करेगा करके। या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद में आपकी जो गवर्नमेंट है गिर गई है और कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। इन दैट केस वो डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा के। जो ये एडवाइस देता है प्राइम मिनिस्टर की, एक चीज याद रखना, जब भी एडवाइस प्राइम मिनिस्टर देता है डिसॉल्व करने के लिए, अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके अगेंस्ट में पास हो गया है, तब उसकी एडवाइस प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग नहीं होगी, क्योंकि वो मेजोरिटी में नहीं है, ही इज नॉट द गवर्नमेंट एट ऑल। तो उसकी जो एडवाइस होगी वो कंपलसरी नहीं होगी, बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट पे। वहां पे प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिप्शन यूज करेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन यूज करेगा कि अभी हमको डिसॉल्व करना है या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर को बुलाना है जो मेजोरिटी प्रूव कर सकता है, ठीक है। ही कैन ऑल्सो समन अ ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन हम लोग अभी पार्लियामेंट डिटेल में करेंगे, उस टाइम पे बताऊंगा। तो उसका भी समन का कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और ये जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उसको प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर करता है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना, ज्वाइंट सिटिंग पे स्पीकर अब लोकसभा प्रिसाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया, आपको वापस मैं बताऊंगा उसमें जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे। अभी ये बेसिक समझ लीजिए कि समन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, बट प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है।
He can address the parliament at the commencement of the first session after each general election and the first session of each year. इसका मतलब क्या होता है कि जब भी जनरल इलेक्शन कंप्लीट हुए, जैसे लास्ट ईयर जुलाई में पहला सेशन स्टार्ट हुआ था, तो उसका पहला सेशन जब स्टार्ट होगा तो प्रेसिडेंट जी स्पीच देंगे, एड्रेस करेंगे वहां पे आके कि हम लोग ऐसा करने वाले हैं या फिर हमारी गवर्नमेंट ऐसा बनी है एंड ऑल दैट करके। और हर साल जो पहला सेशन होता है उसकी जो स्पीच जो स्टार्टिंग होती है वो प्रेसिडेंट की एड्रेसिंग से स्टार्ट होती है, प्रेसिडेंट की स्पीच से स्टार्ट होती है। ठीक है, दिस आर लेजिस्लेटिव पावर्स। क्यों? क्योंकि वो सेशन पार्लियामेंट के सेशन को एड्रेस कर रहा है, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको एड्रेस कर रहा है। दिस इज लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, जो एग्जीक्यूशन गवर्नमेंट से रिलेटेड थी दैट इज एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, he can send message to the house of parliament whether with respect to bill pending to in the parliament or otherwise। मतलब कोई भी बिल पेंडिंग है उसके लिए मैसेज भेज सकता है कि क्यों पेंडिंग है, क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या करके है, इसके बारे में वो पार्लियामेंट को एक मैसेज भेज सकता है कि आप इस पे एक्शन लो एंड एनीथिंग एल्स। ठीक है, he can appoint any members of the lok sabha or preside of the proceeding in office of। हाँ, इसका मैं बता देता हूँ। जब भी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का ऑफिस वैकेंट होता है, ठीक है, इस वर्ड को याद रखना, वैकेंट। दो चीजें होती है, एक वैकेंट मतलब वो खाली पड़ा हुआ है, एक वो अब्सेंस। अब्सेंस मतलब वो अभी मतलब है तो ऑफिस में है, मतलब स्पीकर कोई ना कोई अपॉइंटेड है बट अभी आ नहीं पा रहा है, डिप्टी स्पीकर अपॉइंटेड है बट आ नहीं पा रहा है, दैट्स अब्सेंस। वैकेंट मतलब बिल्कुल ही खाली है, वहां पे कोई भी अपॉइंटेड नहीं है। जब वैकेंट होता है ऑफिस, उस केस में आपका जो प्रेसिडेंट है लोकसभा के किसी भी मेंबर को अपॉइंट कर सकता है स्पीकर, या ये किसी भी मेंबर को स्पीकर बना सकता है, प्रिसाइड करने के लिए बोल सकता है। जब आपका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों वैकेंट नहीं है, जब आपका स्पीकर वैकेंट है तो डिप्टी स्पीकर आपका स्पीकर की जगह पे बैठ के प्रिसाइड करेगा। ठीक है, बट अगर दोनों ऑफिस वैकेंट है, ना ही स्पीकर है ना ही डिप्टी स्पीकर है, तब प्रेसिडेंट किसी को भी, किसी भी मेंबर को भी, लोकसभा के किसी मेंबर को प्रिसाइड करने के लिए बोल सकता है कि आप प्रिसाइड करो। ठीक है, सिमिलरली राज्यसभा में भी अगर चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन की ऑफिस जो है वैकेंट है, तो किसी भी मेंबर को, राज्यसभा के किसी भी मेंबर को प्रिसाइड करने के लिए बोल सकता है कि आप चेयरमैन की कुर्सी पे बैठो और प्रिसाइड करो, प्रोसीडिंग को कंट्रोल करो। ठीक है, ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा फॉर अमंग द पर्सनल हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल स्पेशल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। ये चीज याद रखना, 12 मेंबर जो नॉमिनेट करता है लोकसभा में, राज्यसभा में, उनके लिए ये कंडीशन दी है, दे शुड हैव ए स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। ठीक है, तो 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है जिनका स्पेशल नॉलेज है या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन सब सेक्टर्स में। ठीक है, ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स टू द लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मेंबर्स को लोकसभा में नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, ही डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। ये ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कि डिस्क्वालिफिकेशन का कोई क्वेश्चन आता है करके तो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, लेजिस्लेचर के जो है डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, इसलिए लेजिस्लेटिव पावर। हिज प्रायर रिकमेंडेशन or permission is needed to introduce certain bill of the parliament, for example bill involving expenditure from consolidated fund of India or bill for alteration of the boundary of state or creation of new state। ये ऑलरेडी हमने स्टेट वाला बात किया हुआ है कि किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करना है या किसी स्टेट को रीअरेंज करना है, उसके लिए अगर बिल लाया जाए, जो हमने सबसे पहले यूनियन ऑफ स्टेट में पढ़ा था, अगर लाया जाता तो उसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है। और प्रायर रिकमेंडेशन के साथ में प्रेसिडेंट क्या करता है, उसको स्टेट में भेजता है कि आपका कोई इस पे रिकमेंडेशन है या कोई आपको कंसर्न है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो प्रायर रिकमेंडेशन कुछ बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होता है। वो एक तो मनी बिल होता है जो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर से इन्वॉल्व होता है, दैट्स कॉल्ड मनी बिल। मनी बिल से रिलेटेड या फिर अभी किसी स्टेट गवर्नमेंट का या फिर स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज करना है या उनका नेम चेंज करना है, वो सब कुछ आपका प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट के बाद ही बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, ये नेक्स्ट है, व्हेन अ बिल इज सेंट टू प्रेसिडेंट, मतलब दोनों आप में अप्रूव हो गया, लोकसभा में भी अप्रूव हो गया, राज्यसभा में भी अप्रूव हो गया। इसको हम डिटेल में हम बताएंगे आपको बाद में किस तरीके से अप्रूवल का प्रोसीजर होता है करके, राज्यसभा में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। दोनों जगह अप्रूव हो गया तो प्रेसिडेंट के पास में जाता है अप्रूवल के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट अप्रूव करता है बाद में। जब प्रेसिडेंट के पास में अप्रूवल के पास में आता है तो उसके पास में ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, पहला क्या ऑप्शन होता है, वो एसेंट दे, मतलब बिल को ओके कर दे, चलो ठीक है बिल एक्सेप्ट कर लिया उसने। ठीक है,
जैसे एक्सेप्ट कर लेगा बिल तो वो एक्ट बन जाएगा। प्रेसिडेंट ने जैसे ही बिल को एक्सेप्ट किया वो तुरंत का तुरंत एक्ट बन जाएगा, ठीक है। दूसरा, विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, मतलब बिल को विदहोल्ड कर दिया, ठीक है, तो ये वहीं पे बिल खत्म हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये एक ऑप्शन जब मनी बिल है उस केस में अवेलेबल नहीं होता है, मतलब पार्लियामेंट को रिकंसिडर करने के लिए वो मनी बिल है उस केस में नहीं भेज सकता, बट अगर कोई दूसरा बिल है तो उसको रिकंसिडर करने के लिए भेज सकता है, ठीक है। याद रखना, अगर वो कंसीडर करने के लिए भेजता है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट बिना रिकमेंडेशन के लिए या रिकमेंडेशन उसकी जो है रिकमेंडेशन को अमेंड करके वापस पास कर देता है, तब प्रेसिडेंट को उसकी एसेंट देनी ही पड़ती है, ठीक है, उसको एसेंट देनी पड़ती है। जैसे हमने एडवाइस के केस में देखा था, एक बार एडवाइस दी, उसको सही नहीं लगी, उसने बोला कि रिकंसीडर करो, बट अगर रिकंसीडर करके वापस उन्होंने एडवाइस दी तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सेम चीज यहाँ पे बिल के लिए भी है, एक्सेप्ट द मनी बिल, मनी बिल को छोड़ के सारे बिल के लिए है, उसके और सभी बिल के लिए है। अगर उसको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है या कुछ चीज़ें छूट गई हैं जो डिस्कशन नहीं हुई है, तो वो रिकंसीडर करने के लिए भेज सकता है कि आप रिकंसीडर करो, इसको देखो, चेक करो करके कि इसमें क्या कुछ गलत तो जो हो रहा है करके उसको देखो। अगर पार्लियामेंट वापस पास कर देती है उस बिल को, चाहे अमेंड जो इसकी रिकमेंडेशन है उसको करके कंसीडर करते हुए या नहीं कंसीडर करते हुए, तब प्रेसिडेंट को एसेंट देनी ही पड़ेगी। उस टाइम पे उसको विदहोल्ड नहीं कर सकता, ठीक है, उस हिसाब से उसको एक्सेप्ट करनी, एसेंट देनी ही पड़ेगी, अपनी परमिशन देनी ही पड़ेगी, ठीक है। जैसे परमिशन देगा वैसे ही एक्ट बन जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज और समझेंगे इस चीज को, इस पावर को प्रेसिडेंट की बोलते हैं वीटो पावर, ठीक है। वीटो पावर मतलब किसी चीज को रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करने की जो पावर होती है उसकी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वीटो पावर्स होती हैं। तो पहला होती है अब्सोल्यूट वीटो पावर। अब्सोल्यूट वीटो पावर मतलब बिल को तुरंत ही मना कर देना कि उसको एसेंट देना ही देना नहीं। जो सेकंड पावर, सेकंड जो यहाँ पे है, विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, दैट्स द एब्सोल्यूट वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। बट ये किस केस में अप्लाई कर सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट किस केस में अप्लाई करता है? ये दो केसेस में अप्लाई करता है। फर्स्ट इज कि प्राइवेट मेंबर्स का बिल हो, उस केस में वो कर सकता है, ठीक है। और सेकंड हो सकता है उस केस में जब कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया हो और उसके बाद में उसका पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया हो, ठीक है। पहले जो कैबिनेट है उसने बिल को जो हमारी पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, बट कैबिनेट ने उसको रिजाइन कर दिया और नई कैबिनेट आई, नई कैबिनेट ने बोला कि आप इसको एसेंट मत दो, तब वो अपनी एसेंट नहीं देगा, ठीक है। अब दोनों को समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जो गवर्नमेंट बिल होते हैं, प्राइवेट मेंबर्स बिल होते हैं, जो गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स नहीं है, उसके अलावा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अगर कोई भी बिल लेके आता है पार्लियामेंट में तो उसको मिनिस्टर्स प्राइवेट मेंबर्स बिल बोलते हैं, ठीक है। अगर प्राइवेट मेंबर का बिल है मतलब गवर्नमेंट का बिल नहीं है, वो मतलब गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट किसकी होती है? प्रेसिडेंट की होती है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट मतलब गवर्नमेंट कोई बिल प्रेजेंट कर रही है, मतलब प्रेसिडेंट की भी उसमें कुछ ना कहीं एसेंट है, मतलब गवर्नमेंट प्रेसिडेंट की एसेंट है। बट अगर कोई प्राइवेट मेंबर्स लेके आ रहा है तो उसमें प्राइवेट मेंबर्स का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं प्रेसिडेंट का, ठीक है। दूसरी चीज एक भी और भी समझते हैं, जो प्राइवेट मेंबर्स होता है वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में लेके आता है उस बिल को, बट जो गवर्नमेंट बिल लेके आती है उसमें बहुत सारा पहले ही डिस्कशन हो चुका होता है, इतने लोग गवर्नमेंट के पीछे वर्क कर रहे होते हैं, तो उसमें पहले से ही इतनी सारी चीजें कंसीडर की जा चुकी होती हैं, तो वो बिल ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। इसके लिए उसको फिर मना करना डिफिकल्ट होता है। ऑलरेडी वो प्रेसिडेंट की गवर्नमेंट है, साथ में उसमें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कशन हुआ है, ठीक है। विदहोल्डिंग मतलब उसको मना कर देना, ठीक है, मतलब अपनी एसेंट नहीं देना, हम नहीं अपनी कंसेंट नहीं दे रहे हैं, हम अपनी एसेंट नहीं दे रहे हैं, मना कर देना कि हम इसको एसेंट नहीं दे रहे, तो वो बिल खारिज हो जाएगा, ठीक है। विदहोल्ड एसेंट मींस कि पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है, मैं प्रेसिडेंट हूं, मेरे पास अप्रूवल के लिए आया, मैंने बोला कि मैं अपना अप्रूवल नहीं दूंगा, ठीक है, दैट्स अ विदहोल्ड हिज एसेंट, ओके, ठीक है। तो ये दो केसेस में कर सकता है, एक प्राइवेट मेंबर्स बिल में और दूसरा क्या है कि जब उसकी पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया बट कैबिनेट ने बाद में रिजाइन किया, नई कैबिनेट आई, नई कैबिनेट ने बोला कि इसको आपको एसेंट नहीं देना है, इस बिल को आप इसको रिजेक्ट कर दो, तब उसको रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। एक दो केसेस में ये हुआ था, आप लोग एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कौन कौन से केसेस में ये हुआ था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एब्सोल्यूट वीटो में आती है
ये चीज फंक्शन जो होते हैं एब्सोल्यूट वीटो में आती है, ठीक है। वो किसी भी बिल को तुरंत का तुरंत खारिज करके खत्म कर सकता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वीटो के अंडर में ये आती है। दूसरा आता है सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो होता है कि जो आपका थर्ड प्रोविजन है दैट कम्स इन द सस्पेंसिव वीटो पावर, मतलब कि पहले प्रेसिडेंट को लगा कि बिल गलत है या कोई सही तरीके से उसको कंप्रिहेंसिव डिस्कशन नहीं हुआ है, कुछ इसके प्रोविजन है जो गलत है, तब वो कंसिडरेशन के लिए भेजेगा, ठीक है। बट अगर रिकंसिडरेशन के बाद में पार्लियामेंट वापस अप्रूव करती है तब उसको अप्रूवल देना ही पड़ेगा। तो वो वीटो पावर तो है बट सस्पेंसिव है, पार्लियामेंट के पास में ज्यादा पावर है, अगर वो वापस अप्रूव कर देता है तो उसको अप्रूवल देना ही, प्रेसिडेंट को अप्रूवल देना ही पड़ेगा। तो सस्पेंसिव है, एक टाइप का सस्पेंसिव है, मतलब उसकी जो वीटो पावर है वो सस्पेंड की जा सकती है, किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। तो इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो पावर, ठीक है। तो ये थर्ड वाले केस में जो आपको है ये है। बट इसमें याद रखना जो सस्पेंसिव वीटो पावर है वो मनी बिल के केस में नहीं है, मनी बिल के केस में उसकी सस्पेंसिव पावर नहीं है, ठीक है। तीसरा होता है क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो क्या होता है कि जब लेजिस्लेचर पार्लियामेंट की जो विदहोल्ड है, मतलब एसेंट नहीं दे रहा है, वीटो पावर जो है उसके अगेंस्ट में मेजोरिटी, मतलब स्पेशल मेजोरिटी यूज कर रहा है। यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंपल मेजोरिटी से होती है। मनी बिल के अलावा जो भी बिल होते हैं सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं, मैक्सिमम बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को छोड़ दो और सारे बिल आपके सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को छोड़ के और सारे के सारे आपके सिंपल मेजोरिटी के पास होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में देखेंगे स्पेशली उसमें प्रेसिडेंट की कंसेंट की जरूरत नहीं होती है बाद में, ठीक है। पहले ही उसकी रिकमेंडेशन होती है, उसके बाद में उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसको देना ही पड़ता है, मतलब उसके पास कोई चॉइस नहीं, उसको देना ही पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में है तो वहाँ पे उसको कंसेंट देनी ही पड़ती है, वहाँ पे विदहोल्ड का ऑप्शन नहीं है, ना ही रिटर्न करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो जो नॉर्मल बिल होते हैं वो आपके जनरल, मतलब सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है पास करने के लिए, तो इसलिए सस्पेंसिव वीटो में आती है। अगर यहाँ पे रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजता है और पार्लियामेंट के पास स्पेशल मेजोरिटी से पास करने के लिए प्रोविजन होता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तब उसको क्वालिफाइड वीटो बोलते हैं। अपने यहाँ पे क्वालिफाइड वीटो नहीं है, सस्पेंसिव वीटो है, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी चाहिए आपको अप्रूवल के लिए, पार्लियामेंट के अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसको सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं। अगर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती तो उसको क्वालिफाइड वीटो बोलते हैं, बट सिर्फ नॉर्मल बोला है तो इसके लिए सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं, ठीक है। तो दीज आर प्रोविजन विद द रिस्पेक्ट टू द बिल व्हिच आर पास्ड बाय द पार्लियामेंट। बट कुछ बिल हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा भी पास होते हैं, उसको अप्रूवल के लिए पास किसके पास जाता है, गवर्नर के पास में, ठीक है। बट गवर्नर उसमें से कोई बिल अगर लगता है कि इसमें ज़्यादा चीज़ें डिस्कशन करने की ज़रूरत है या फिर ज़्यादा चीज़ें हैं जो उसकी पहुंच से बाहर है, तो वो कंसीडरेशन आप प्रेसिडेंट के लिए रख सकता है। वो बिल को जो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है उसको प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए भेज सकता है कि प्रेसिडेंट जी आप इसको देखो, आप चेक करो, आप बताओ मुझे इस पर क्या करना है। इन दैट केस प्रेसिडेंट के पास में पावर आती है, कौन सी सेम चीज़ें पावर है, या तो उस बिल को एसेंट दे सकता है या फिर उसको रोक सकता है, उसको अपनी एसेंट को रोक सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, नहीं देगा उसको अप्रूव नहीं करेगा, ठीक है। और डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल, ठीक है, रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकता है, बट एक्सेप्ट द मनी बिल। ये चीज हमेशा याद रखना, रिकंसिडरेशन के लिए मनी बिल में नहीं जाएगा। इट शुड बी नोटेड दैट इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट। यहां पे क्या था, अगर पार्लियामेंट ने दोबारा पास कर दिया तो उसको कंपलसरी था अप्रूवल करने के लिए, बट स्टेट लेजिस्लेचर के केस में नहीं है। अगर वो दोबारा पास कर देते हैं तब भी उसकी मर्जी है, चाहे वो एसेंट एक्सेप्ट कर सकता है चाहे वो विदहोल्ड कर सकता है, ठीक है। यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर के केस में उसके पास में ये एब्सोल्यूट वीटो है, वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है चाहे नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। यहां से सस्पेंसिव वीटो नहीं है, इस केस में सस्पेंसिव वीटो था बट इस केस में सस्पेंसिव वीटो नहीं है, ठीक है। तीसरा आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब अपनी पॉकेट में मैंने डाल लिया, मैं आपको अप्रूवल नहीं दूंगा, ना ही आपको विदहोल्ड करूंगा, ना ही मैं आपके एसेंट दूंगा, ना ही उसको मना करूंगा, बट अपने पॉकेट में बिल को डाल के रखूंगा। कब तक डाल के रखूंगा ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये लिखा नहीं है कि प्रेसिडेंट का जो एसेंट देनी है वो कितने टाइम पीरियड के अंदर में देनी है, कितने टाइम पीरियड के अंदर देनी है। इसलिए वो जब भी बिल उसके पास में आया एसेंट उसको देना है वो कभी भी दे सकता है, तो जब तक नहीं देगा तब तक उसकी पॉकेट में बिल पड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो पावर, ठीक है। पॉकेट वीटो पावर मतलब मेरी पॉकेट में पड़ा है, मैं जब मर्जी होगी तब देगी। तो जो इंडिया, बट
अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो सिर्फ 14 दिन के अंदर उसको अप्रूवल देना पड़ता है किसी बिल के बारे में। तो उसकी पॉकेट कितनी है, 14 दिन की, 14 दिन तक चाहे तो अप्रूवल दे, 14 दिन के बाद में तो उसको अप्रूवल देना ही पड़ेगा। तो उसकी पॉकेट 14 दिन की है। बट इंडियन के प्रेसिडेंट की पॉकेट कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है। उसके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो जब तक चाहे तब तक रख सकता है, ठीक है। बट ये सारे डिसीजंस जो होते हैं बिल को अप्रूवल वगैरह के लिए, ये वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो होती है उसकी एडवाइस पे काम करता है। जैसे हमने देखा कि जब कैबिनेट अगर डिजाइन कर देता है और नया कैबिनेट आके बोलता है कि पुराना बिल जो था उसको रिजेक्ट करना है, तो वो अपनी एसेंट को विदहोल्ड कर सकता है, ठीक है। तो दीज आर द पावर्स, और आपको वीटो पावर्स भी मैंने बता दी, ठीक है। तो लेजिस्लेचर के केस में जो उसकी लेजिस्लेचर जो पॉकेट वीटो है वो आपको समझ में आ गया, और जो एब्सोल्यूट वीटो है वो भी मैंने आपको बता दी, और जो आपको सस्पेंसिव वीटो है वो भी बता दी। यहाँ पे सस्पेंसिव वीटो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे पॉकेट वीटो बहुत बड़ी है, और पॉकेट वीटो इसलिए बड़ी है क्योंकि उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है। और आपका नॉर्मल ये है आपका सॉरी एब्सोल्यूट वीटो है, ठीक है। ओके, नाउ कम्स नेक्स्ट। He can promulgate ordinances when Parliament is not in session. These ordinances must be approved by Parliament within 6 weeks from its reassembly. He can also withdraw an ordinance at any time. This is very important function of President. That is ordinance making power. Ordinance making power के बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। Ordinance का मतलब होता है, यूजली लॉ कौन बनाता है, हमारा लेजिस्लेचर बनाता है। बट लेजिस्लेचर अगर हम लोग सेंट्रल लेवल पे देखें तो कौन है, पार्लियामेंट है। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मतलब पार्लियामेंट काम नहीं कर रही है, ठीक है, या पार्लियामेंट का कोई एक सेशन, कोई एक हाउस सेशन में नहीं है, यानी लोकसभा या राज्यसभा कोई सेशन में नहीं, कोई काम नहीं कर रहा है, उस केस में अगर इमरजेंसी की कंडीशन पड़ती है तब प्रेसिडेंट भी लॉ बना सकता है। तो वो जो बिल लगेगा, जो बिल बनाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ ऑर्डिनेंस, उसको ऑर्डिनेंस बोलेंगे। तो उस ऑर्डिनेंस बनाने की जो पावर है, प्रोमलगेट करने की जो पावर है, उसको क्या, वो उसको, ये स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पीछे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हुई हैं, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशंस क्या है, पहली तो कंडीशन ये है कि दिस ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स फ्रॉम इट रीअसेंबली। मतलब अगर आज पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, कोई भी उसका सेशन, कोई भी हाउस सेशन में नहीं है, बट जब वो वापस सेशन में आएगा तो उसके 6 वीक के अंडर में उसको अप्रूव करना पड़ेगा, उस ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना पड़ेगा। अगर वो 6 वीक के अंडर में अप्रूव नहीं होता है तो फिर वो इलीगल हो जाएगा, एलिजिबल नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा ऑर्डिनेंस वहीं पे, ठीक है। अब इसको समझते हैं, इस फ्रेज को समझते हैं, इसका क्या मतलब होता है। पार्लियामेंट के कोई भी सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। मतलब हर 6 महीने के बाद में एक सेशन होना जरूरी है। तो अगर आज सेशन में नहीं है पार्लियामेंट, या आज सेशन खत्म हुआ है और आज ही प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस चालू किया, तो अगले 6 महीने के अंदर में उसको नया सेशन होगा और उसके 6 वीक के अंदर में उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो एक जो ऑर्डिनेंस है वो 6 महीने 6 वीक तक चल सकता है। बट याद रखना, 6 महीने के बाद में या 6 वीक के बाद में जो भी प्रोविजन है, उसके बीच में अगर वापस प्रेसिडेंट ने उसी ऑर्डिनेंस को वापस प्रोमलगेट कर दिया तो उसका 6 महीने का पीरियड उस टाइम से स्टार्ट होगा जब जिस दिन से उन्होंने वापस किया है, ठीक है। तो इस प्रोविजन के थ्रू वापस बार बार ऑर्डिनेंस को बढ़ाते रहते हैं। बहुत से केसेस में हमने देखा कि ऑर्डिनेंस को बढ़ाते रहते हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डीसी वाधवा केस में स्पेशली बोला है, याद रखना ये नाम, डीसी वाधवा केस, कि ये स्पेशल पावर है। ये स्पेशल पावर का मिस यूज इस तरीके से नहीं करना है कि पार्लियामेंट को बाईपास करने के लिए यूज करो। यूजली क्या होता है, पार्लियामेंट में, लोकसभा में तो गवर्नमेंट की मेजोरिटी रहती है, राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं रहती है। तो कोई बिल पास करना है तो लोकसभा में भी पास करना है, राज्यसभा में भी पास करना है। और राज्यसभा में पास नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऑर्डिनेंस के थ्रू उसको पास लागू कराती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ठीक है। अभी राज्यसभा में जब तक उसकी मेजोरिटी नहीं है तब तक वो ऑर्डिनेंस को बार बार वो करते रहते हैं। अभी इससे क्या होगा कि लॉ बनाने का काम तो लेजिस्लेटिव का है, पार्लियामेंट का है, बट लॉ बना कौन रहा है, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव बना रहा है। तो हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो वायलेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, ये इमरजेंसी प्रोविजन है, जब आपके सेशन में नहीं है तब के लिए बनानी है। इसको एज अ सप्लीमेंट्री पावर नहीं समझना है, कि ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट को हटा के उसकी जगह पे प्रेसिडेंट ही
लॉज बना रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डीसी वाधवा केस में स्पेशली बोला था। उस टाइम पे क्या हुआ था, बिहार में जो गवर्नर था उन्होंने बहुत सारे ऑर्डिनेंस जो थे 14-14 साल से लगातार ऑर्डिनेंस पास कर रहे थे। ठीक है, 6-6 महीने के पीरियड में उसको वापस रिन्यू कर रहे थे और पास किए जा रहे थे। बट वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, जैसे सेंटर पे आपका प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करता है, वैसे स्टेट पे आपका गवर्नर पास करता है। ठीक है, तो गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर से अप्रूवल के बिना ही उसको बार बार प्रोमलगेट कर रहे थे, बार बार उसको रिन्यू कर रहे थे, जिसकी वजह से वो 14-14 साल तक सोचो लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा था ऑर्डिनेंस के थ्रू, जबकि लॉ बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का। ठीक है, तो डीसी वाधा केस में स्पेशली उन्होंने बोला था। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, ये समझ लेना कि ये सिर्फ सेंट्रल जो लिस्ट है उसमें जो सब्जेक्ट है उसी पे बना सकता है, और पे नहीं बना सकता है। ठीक है, ये पुराने जो आपके पुराने लॉ सिविल लॉज हैं उनके लिए भी यूज कर सकता है। ठीक है, उनके भी लिए भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज ऑर्डिनेंस पावर, व्हाट इज इट्स यूज एंड व्हाट इट इन व्हिच वेज इट कैन नॉट बी मिसयूज्ड। ठीक है, he lays the report of the CAG, Union UPSC, Finance Commission others before the Parliament। ये ऑलरेडी हमने समझा हुआ है, बताया हुआ है आपको। ठीक है, he can regulate for the peace, progress and good government of the Andaman Nicobar, Lakshadweep, Nadar। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको यूटीज जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। these are main legislative powers। ठीक है, now comes financial powers। फाइनेंशियल पावर क्या है कि मनी बिल जो भी इंट्रोड्यूस होंगे वो उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही इंट्रोड्यूस होंगे पार्लियामेंट में। ठीक है, उनका जब तक रिकमेंडेशन नहीं होगा तब तक बिल नहीं हो सकता है। ठीक है, और जो आपका बजट होता है वो उन्हीं के नाम पे पार्लियामेंट में लेट डाउन किया जाता है। ठीक है, नो डिमांड ऑफ ग्रांट कैन बी मेड। जो डिमांड ऑफ ग्रांट होती है, जो स्टेट्स को डिमांड ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो ग्रांट ली जाती है वो भी उनकी रिकमेंडेशन पे होती है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब पार्लियामेंट करेंगे, तो उस टाइम पे आपको मनी बिल का पूरा प्रोसीजर मैं बताऊंगा, किस तरीके से पास होता है, किस तरीके से होता है, वो मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी आप डिटेल में मत जाइए, बस इतना समझ लीजिए कि डिमांड ऑफ ग्रांट को अप्रूवल के लिए तभी हो सकता है जब तक प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ना हो। ठीक है, ठीक है, ही कैन मेक एडवांसेज आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन बनाते हैं एवरी 5 ईयर्स, ये हमने ऑलरेडी किया। दीज आर ऑल फाइनेंशियल पावर्स। इसमें एक और चीज आती है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा सकता है। ठीक है, तो उसका इमरजेंसी पावर में भी समझेंगे और फाइनेंशियल पावर्स में भी आएगी। ठीक है, नाउ कम्स टू द जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जुडिशियल पावर क्या है, पहले तो चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। कैसे करता है इसको जो हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी इतना समझ लीजिए कि जो चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, इसके अलावा वो कोई भी एडवाइस के लिए सुप्रीम कोर्ट को बोल सकता है कि मुझे इस क्वेश्चन पे एडवाइस करो, बट याद रखना इस केस में जो एडवाइस देता है सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होती है। बट हमने पढ़ा हुआ है कि कुछ केसेस में जो होती है उसकी सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग होती है। कौन से केसेस में, जब उसको प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के केसेस में यूपीएससी के मेंबर, चेयरमैन या फिर अदर जो हमने बॉडीज पढ़ी हैं उसमें मैक्सिमम बॉडीज में जब इन केस पे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है कि आप मुझे एडवाइस करके बताओ कि ऐसा कुछ हुआ है क्या, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी की कुछ केसेस हैं क्या किसी भी ऐसे बॉडी के चेयरमैन या मेंबर के पास में, देन देन उस केस में उसकी बाइंडिंग होती है सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस। हाँ जी, जो आपने ये पूछा है वही मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने बार बार जैसे ही 6 महीने, मैंने बोला कि मैक्सिमम जो पीरियड है एक ऑर्डिनेंस का क्या हो सकता है, 6 महीने 6 वीक का हो सकता है। मतलब 6 महीने के बीच में तो उनको पार्लियामेंट जो सेशन होना ही होना है, चाहे लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर का हो या पार्लियामेंट की बात करें, तो 6 महीने का बीच में उनका सेशन होना है, उसके 6 वीक के अंदर में अप्रूवल होता है। तो 6 महीने प्लस 6 वीक्स, तो एक ऑर्डिनेंस के टोटल जो टाइमिंग है, मतलब कितने टाइम तक वो चल सकता है, 6 महीने 6 वीक के टाइम तक मैक्सिमम वो रह सकता है। ठीक है, बट अगर मान लो 6 महीने के बाद में वापस अप्रूव कर दिया तो फिर से 6 महीने रहेगा, फिर अप्रूव कर दिया फिर से 6 महीने रहेगा। तो इस तरीके से अप्रूवल कर करके उन्होंने उसको 14 साल तक चलाए थे। ठीक है, बहुत से ऐसे उन्होंने जो ऑर्डिनेंस थे उन्होंने चलाए हुए थे। ठीक है,
He can grant pardon, reprieve, respite, remission, punishment, suspend, remit, commute the sentence of any person convicted of offense. ये उसकी pardoning power आती है. This is very important. ये pardoning power judicial power के अंडर में आती है. This is very important. आपको समझने की जरूरत है. ठीक है, इसमें अलग अलग वर्ड है, याद रखना. पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, रेमिट, कम्यूट. ठीक है, तो कौन कौन से केसेस में कर सकता है ये चीज समझना. इन ऑल द केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल, यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा, कोर्ट मार्शल के केसेस में वो जितने भी पनिशमेंट उसमें है उसमें पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, ये सारे के सारे केसेस कर सकता है. ठीक है, और जब उसका पनिशमेंट जो है यूनियन लॉ के अगेंस्ट में हो तो उस केसेस में कर सकता है, या सेंटेंस जो है डेट ऑफ सेंटेंस हो, मतलब फांसी की सजा दी गई है, तो उस केसेस में, सारी केसेस में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में दी गई हो, तब भी वो कर सकता है, चाहे वो स्टेट लॉ हो, चाहे यूनियन लॉ हो, चाहे कॉन्करेंट लॉ हो. इस केस में, सभी लॉज के केसेस में वो ये चीजें कर सकता है. ये क्या होता है इसको मैं आपको समझा देता हूँ. काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि क्या होता है. पार्डन मतलब बिल्कुल माफ कर देना. कोई भी सजा होती है उसमें दो चीजें होती है. एक तो नेचर ऑफ पनिशमेंट, किस टाइप का पनिशमेंट है, मतलब रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, या फांसी की सजा है, कैपिटल पनिशमेंट है, या फिर आपका नॉर्मल पनिशमेंट है, तो किस टाइप का वो नेचर है. दूसरा होता है टर्म ऑफ पनिशमेंट, मतलब कितने साल के, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years, या रिग्रेस इम्प्रिजन फॉर 7 years, या फिर लाइफ सेंटेंस फॉर, लाइफ सेंटेंस आपका हो गया मतलब हमेशा के लिए जेल में रहेंगे, उसका भी टाइम पीरियड रहता है. तो ये जो होता है टर्म होता है. तो दो चीजें हैं, एक तो नेचर ऑफ पनिशमेंट, दूसरा टर्म ऑफ पनिशमेंट. अगर उसको नेचर और टर्म दोनों को चेंज कर देता है, दोनों को खत्म कर देता है, तो उसको पार्डन बोलते हैं. मतलब बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल खत्म है. ना ही उसको, जैसे किसी को डेथ सेंटेंस मिला है और प्रेसिडेंट ने उसको पार्डन कर दिया, तो उस पर ना ही उसको, मतलब ना ही उसको सजा मिलेगी किसी तरीके से, ना ही उस पर कोई ब्लेम करेगा करके किया है तरीके. तो ऑल सेंटेंस, पनिशमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन सब कुछ खत्म हो जाती है इन केस ऑफ पार्डनिंग. इस पार्डनिंग के केस में सब कुछ खत्म हो जाता है. ठीक है, वो एज अ इंडियन सिटीजन वापस कुछ भी कर सकता है. ठीक है, ये पार्डनिंग की पावर स्पेशल है आपकी प्रेसिडेंट की. ठीक है, जब डेथ सेंटेंस है उस केस में स्पेशल है यहाँ पे. और ये जो पावर है गवर्नर के पास में भी होती है, बट गवर्नर और इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है. वो डिफरेंस आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताइएगा, आई कैन एक्सप्लेन. ठीक है, सेकेंड इज रिप्राइव. नहीं, इसके पहले हम समझते हैं कम्यूटेशन. कम्यूटेशन क्या है कि जो नेचर ऑफ पनिशमेंट है उसको चेंज करता है. ठीक है, नेचर ऑफ पनिशमेंट क्या है कि किसी को फांसी की सजा होने वाली है, उसको हमने डेथ सेंटेंस बोल, सॉरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट बोल दिया कि लाइफ टाइम के लिए इम्प्रिजनमेंट होगा, बट अभी फांसी नहीं देंगे. इसको बोलते हैं कम्यूटेशन. जब एक हायर फॉर्म से लाइटर फॉर्म में उसका पनिशमेंट को चेंज कर दिया जाता है, नेचर चेंज कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं कम्यूटेशन. ठीक है, कम्यूटेशन बोलते हैं उसको. तो सेक्स इज रेमिशन. रेमिशन का मतलब क्या होता है कि जब आपका नेचर ऑफ पनिशमेंट सेम रहता है, बट आपका टर्म चेंज हो जाता है. मतलब पहले 7 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट था, उसको चेंज करके हमने क्या कर दिया, फिर 4 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट. रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है बट हमने टर्म कम कर दिया, तो उसको बोलते हैं रेमिशन. ठीक है, कम्यूटेशन में उसका नेचर चेंज किया, रेमिशन में उसका सिर्फ टर्म चेंज किया. ठीक है, रिस्पाइट क्या होता है, रिस्पाइट क्या होता है कि स्पेशल केसेस में कोई स्पेशल केस है, जैसे कोई डिसेबल है या प्रेग्नेंट लेडी है, उसके लिए उस कंडीशन में हमने उस सेंटेंस को कम कर दिया या घटा दिया करके. ठीक है, ऐसे स्पेशल केसेस में जो हमने इसमें नेचर भी कम हो सकता है या भी टर्म भी कम हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, तो उसको रेस्पाइस बोलते हैं. बट इसमें क्या है, स्पेशल कंडीशन में ही करेंगे. ठीक है, जो रेमिटेंस था वो नॉर्मली किसी के लिए भी कर सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, टर्म चेंज होगा. कम्यूटेशन में आपका नेचर चेंज होगा. रेस्पाइट में नेचर और टर्म दोनों चेंज हो सकता है, बट ये स्पेशल केस के लिए. ठीक है, फिर होता है आपका रेप्राइव. रेप्राइव क्या होता है, रेप्राइव का मतलब होता है कि किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो उसको डेथ सेंटेंस अभी रोके के रखेंगे थोड़े टाइम पीरियड के लिए, ताकि वो पार्डनिंग के लिए या फिर कम्यूटेशन के लिए अपील कर सके प्रेसिडेंट या गवर्नर के लिए, तो उसको बोलते हैं रेप्राइव. ठीक है, ये क्या है, टेम्परेरी सस्पेंशन होता है. जो पनिशमेंट मिला हुआ है उसका टेम्परेरी सस्पेंशन होता है, तो उसको रेप्राइव बोलते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी पावर्स आपकी प्रेसिडेंट के पास में होती है. ठीक है, नाउ कम्स द डिप्लोमेटिक पावर.
डिप्लोमेटिक पावर क्या है, इंटरनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट जो भी निगोशिएट होते हैं वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होते हैं। इसके अलावा जो भी हाई डिप्लोमेट होते हैं उनको उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, जो भी इंटरनेशनल फोरम होते हैं या फिर रिसीव करने का डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर या हाई कमिश्नर जो आते हैं उनको रिसीव करने का भी होता है। कोर्ट मार्शल ये होता है कि जो आपका मिलिट्री होती है ना, उसमें ये आपके नॉर्मल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करते हैं, उनका कोर्ट अलग होता है, उसको कोर्ट मार्शल बोलते हैं। ठीक है, दैट्स अ कोर्ट मार्शल। ठीक है, तो डिप्लोमेटिक पावर्स आपकी ये होती हैं कि इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट प्रेसिडेंट के नाम पे कंक्लूड होते हैं, निगोशिएट होते हैं। इसके अलावा उनका अप्रूवल पार्लियामेंट में होता है जो भी ट्रीटीज वगैरह होती हैं, और इसके अलावा इंटरनेशनल फोरम में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जो डिप्लोमेट्स आते हैं उनको रिसीव करने का भी होता है। मिलिट्री पावर क्या, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज होते हैं, और आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर फोर्सेज के चीफ को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और वो कोई भी वार डिक्लेयर करना है या पीस कंक्लूड करना है, ये सारे के सारे अप्रूवल कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, बट इट इज सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के बाद में अप्रूवल लगेगा अगर ऐसा कोई डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन, इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इनको हम लोग डिटेल में करेंगे। ये आप आर्टिकल नंबर याद रख लिए, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 टू 365 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। ठीक है, दीज आर द फंक्शंस विच वी हैव टू डिस्कस। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो इमरजेंसी के प्रोविजन है उनको हम डिटेल में बाद में करेंगे करके। अभी हम थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हमने बता दिया, जो मेजोरिटी होती है लोकसभा की, आर्टिकल 75 में ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, प्रेसिडेंट को एडमिनिस्टर करता है ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। ये प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों के लिए होता है। मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि उसकी ओथ क्या होती है। ठीक है, वो फिर आप दोनों के लिए सेम होती है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए, सॉरी आपके मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। तो ही ओथ ऑफ ऑफिस जो होती है उसमें वो प्राइम मिनिस्टर स्वेयर्स करता है, मतलब शपथ लेता है, टू बियर ट्रू फेथ, टू बियर ट्रू faith and allegiance to the Constitution of India, to uphold the sovereignty and integrity of the India, to faithfully and conscientiously discharge the duties of his office, and to do the right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear and favor, affection or ill will. ठीक है, ये वो ओथ लेते हैं, ओथ ऑफ ऑफिस। ठीक है, ओथ ऑफ सीक्रेसी का ये रहता है कि कोई भी डिसीजन जो होते हैं वो किसी को बताएंगे नहीं, बाहर पर्सन को, इंडिविजुअल पर्सन को, जो मिनिस्टर से रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे बाहर नहीं बताएंगे, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ड्यूटी, जो अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए जो बताना है, जैसे प्रेसिडेंट को बताना है, प्राइम मिनिस्टर को बताना है, किसी और चीफ सेक्रेटरी जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं वर्कर्स उनको बताना है, जो सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी वर्क कर रहे हैं उनसे रिलेटेड डिस्कशन जो करना है, उनको छोड़ के किसी भी बाहर पर्सन को अपना कोई भी डिसीजन नहीं बताएंगे। दिस इज द ओथ ऑफ सीक्रेसी। ठीक है, तो दोनों ओथ लेते हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर भी लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी लेते हैं। तो इसकी पावर्स क्या होती है, तो पहले तो मैंने बताई हुई है कि मिनिस्टर्स को अपॉइंट कराते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग जो होती है उसको प्रिसाइड करते हैं और उसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, मिनिस्टर्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। ये किसी मिनिस्टर्स को बोल सकते हैं रिजाइन करने के लिए। ठीक है, किसी भी मिनिस्टर्स को बोल सकते हैं कि रिजाइन करो। किसको बोलेंगे, प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि इस मिनिस्टर्स को हटाओ, तो वो मिनिस्टर्स को हटा देगा, प्रेसिडेंट हटा देगा, उसको रिजाइन करा देगा कि आप यहाँ से हटो करके, उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, और इसके अलावा जब वो रिजाइन करता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टोटल कोलैप्स हो जाती है, टोटल खत्म हो जाती है। नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नया प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। ठीक है, एक्ट एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये ऑलरेडी हमने बताया। जो सामान्य या प्रोरोगेटिव ऑफ सेशन होता है पार्लियामेंट के, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा का, उसमें प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। ठीक है, ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ये ऑलरेडी हमने बता दिया। ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसी इन द पार्लियामेंट। ठीक है, ये बता दिया। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर लें। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सभी क्राइम्स के लिए होता है। किसी भी क्राइम्स के लिए आप पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट के पास में अपील कर सकते हो कि मुझे पार्डन दो, कम्यूट करो या कुछ भी करो करके। ठीक है, बट वो क्या सेंट्रल लॉ होने चाहिए, सेंट्रल लॉ के अंडर में पनिशमेंट मिला होना चाहिए। ठीक है, जब सेंट्रल लॉ के अंदर में पनिशमेंट मिलता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है। बट अगर डेथ सेंटेंस है तो वो कहीं पे भी हो तब वो प्रेसिडेंट के पास में अपील कर सकते हो। अगर स्टेट लॉ के अंडर में पनिशमेंट मिला है तो आप गवर्नर के पास में जा सकते हो।
ठीक है। ये बेसिकली इसलिए प्रोवाइड की गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने किसी कोई उनको एविडेंस है जो चेक करना भूल गए हैं या फिर जल्दी में डिसीजन ले लिया है, उसके केस में उसको वापस रेक्टिफाई करने के लिए ये प्रोविजन, ये पावर्स दी गई हैं प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। ठीक है, ठीक है। तो अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को तो बेसिक है कि एड एंड एडवाइस करते हैं आपके, हाँ, एड एंड एडवाइस करते हैं आपके प्रेसिडेंट को। इसके अलावा सेम वो लेते हैं करके। बट इसमें एक चीज याद रखना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने होने चाहिए, इनका नंबर्स फिक्स्ड है। 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ये 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था। ठीक है। और एक चीज और इसमें याद रखना जो मैं आपको बताऊंगा बाद में, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में ये है कि अगर कोई पर्सन डिसक्वालीफाई हो गया है मेंबर बनने के लिए, तो वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं बन सकता। ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताता हूँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तीसरा होता है डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, दे आर द मेन, जिनको मिनिस्टर के जो मिनिस्ट्रीज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, वो को इसमें अलॉटमेंट ऑफ, जो बिजनेस में बताया था अलॉटमेंट ऑफ बिजनेस, उसके थ्रू मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट को होता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज बनाता है कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री रहेंगी। उस मिनिस्ट्री का हेड कौन रहेगा, मिनिस्टर रहेगा। वो बेसिकली काउंसिल, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं जो बड़ी बड़ी अच्छी मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और आपके होम मिनिस्टर। इन सब के जो मिनिस्टर होते हैं, इन मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर होते हैं वो आपके कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के होते हैं। इनका अलग से रेम्युनरेशन होता है। और जो आपके उसके बाद में आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का क्या होता है काम, वो या तो उनको नया एक मिनिस्ट्री दे दी जाती है या फिर वो अटैच ऑफिस में कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं, उनको कोई डिपार्टमेंट भी दिया जा सकता है। ये कैबिनेट की मीटिंग में अटेंड कर सकते हैं, बट जब इनको स्पेशली बुलाया जाएगा, अदरवाइज नहीं अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर सकते हैं बट अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, जब उनको बुलाया नहीं गया तब तक नहीं। कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट मीटिंग अपॉइंट करते, कैबिनेट की मीटिंग जो है वो अटेंड करते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जो थर्ड होते हैं डिप्टी मिनिस्टर, वो या तो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में होते हैं या मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ में होते हैं। उनको कोई स्पेशल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट नहीं दिया था, उनके साथ में अटैच रहते हैं और काम करते हैं उनके अंडर में। ठीक है। इन सबको मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत बड़ी बॉडी है, वो उसमें 60 से 70 रहते हैं। उसके अंदर एक कैबिनेट रहता है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं, 15 से 20 रहते हैं। इसका मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहते हैं और डिप्टी मिनिस्टर्स रहते हैं। इन सबको मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहता है। ठीक है। कैबिनेट इज अ मेन डिसीजन बॉडी जो सारे डिसीजन लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि 50-60 मिनिस्टर्स हैं, उनसे डिसीजन लेना काफी डिफिकल्ट होता है। तो उसका एक छोटा पार्ट है कैबिनेट, वो मैक्सिमम डिसीजन लेते हैं। ठीक है। उसमें कैबिनेट के कमिटीज होती हैं, ये जो 15-20 है ना, इसको भी डिसीजन लेने में काफी टाइम लगता है। तो इसके लिए क्या होता है, कैबिनेट में कमेटी बना गई, उसमें कुछ मेंबर्स को रखा गया। तो उसमें अभी देखा जाए 2019 में जो कैबिनेट की कमेटी थी, मैं उनके नाम बता देता हूँ। बेसिकली उसमें क्या थी, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। याद आया यूपीएससी से रिलेटेड कि यूपीएससी के रिकमेंडेशन अगर नहीं करेंगे तो उनको, जब तक कैबिनेट अगर उनको डिसअप्रूव करना है उनकी रिकमेंडेशन को, तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट से अप्रूवल होना चाहिए, तभी वो उसको डिसअप्रूव कर सकते हैं, गवर्नमेंट डिसअप्रूव कर सकती है। ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट, कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। जो लास्ट की 2 कैबिनेट कमेटी हैं वो रिसेंटली बनाई गई 2019 के इलेक्शन के बाद में। ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमेटी होती है वो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स होती है। ठीक है। इसके अलावा लगभग सभी का जो वो होते हैं आपके हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और बट जो आपके पार्लियामेंट अफेयर कमेटी है, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। एक बार जो लास्ट के 2 हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एंड कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, इसके एक बार चेयरमैन देख लेना आप गूगल करके, क्योंकि मुझे इनका कंफर्म नहीं है। ठीक है। तो ये था। और ये याद रखना हमेशा, कैबिनेट पार्लियामेंट अफेयर कैबिनेट कमेटी जो है उसका चेयरमैन होता है वो कौन होता है, आपका होम मिनिस्टर होता है। इसके अलावा जो और सारी हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, अपॉइंटमेंट कमेटी, इन सब का चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है।
तो ये कैबिनेट कमेटी है। कैबिनेट कमेटी दो टाइप की हो सकती हैं, परमानेंट टाइप की जो मैंने अभी बताई है परमानेंट टाइप की हैं, एड हॉक हो सकती हैं जो सिर्फ कुछ काम टाइम के लिए बनाई है, टेम्परेरी बेसिस पे बनाई है, कोई स्पेशल कोई सब्जेक्ट आ गया या स्पेशल कंडीशन को रिजॉल्व करने के लिए वो बना सकते हैं कैबिनेट कमेटी, एड हॉक कैबिनेट कमेटी बना सकते हैं स्पेशल किसी को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी। और हाँ, एक चीज़ है, आर्टिकल 275 में बोला है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे विल बी इन आर्टिकल 75 में जो बोला है कि दे जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं दे विल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। इसका क्या मतलब होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा? मतलब जब तक लोकसभा में उनकी मेजोरिटी होगी तभी तक वो करेंगे। अगर लोकसभा में ये पास हो गया कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, देन उनको रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, देन उनको रिजाइन करना पड़ेगा, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। इसीलिए जो भी मिनिस्टर डिसीजन लेता है वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक्सेप्ट करना है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मिनिस्टर या तो रिजाइन करे या तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने डिसीजन लिया उसको एक्सेप्ट करे। वो अपनी मर्जी अलग से नहीं चला सकता। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक साथ फ्लो करते हैं, अगर डूबते हैं तो एक साथ, जिंदा रहते हैं तो एक साथ। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टुवर्ड्स द लोकसभा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट कमेटी का जो चैप्टर्स है ये सारे के सारे आप पढ़ लीजिए अभी लक्ष्मीकांत से। कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं पे सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।